हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्नाइपर कम्युनिटी। आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। आज तक हम लोग क्या करते थे? जैम स्टॉक्स, इंडेक्स का कुछ अपडेट, इसी में हम लोग सीमित रह रहे थे। अब हम लोग कुछ नया लेके आ रहे हैं ये चैनल के ऊपर। नया क्या लेके आ रहे हैं? कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसका मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा। शॉर्ट मतलब उतना भी शॉर्ट नहीं, 15-20 मिनट का तो रहेगा ही, जिसके अंदर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो स्टॉक का। क्यों वो स्टॉक का एनालिसिस लेके आ रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या फॉर्मेशंस बन रहे हैं चार्ट्स के ऊपर, क्या ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, वो सब आपको मैं बताऊंगा। चार्ट आपके सामने खुले, आपको पता चल ही गया होगा। सेल का चार्ट ओपन है मेरे सामने। सो मेटल स्टॉक्स अभी ही वीडियो बनाया था 3 दिन पहले, आप जाके चेक कर सकते हो अभी तक चेक नहीं किया हो तो। सेल के ऊपर आज हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल साइड भी, फंडामेंटल साइड भी। शुरू कहाँ से करें? पहले फंडामेंटल पे चलते हैं, फिर टेक्निकल पे आते हैं। टेक्निकल पे कुछ घातक है, फंडामेंटल में है बहुत कुछ है फंडामेंटल में, लेकिन टेक्निकल में जो मैं आपको बताऊंगा, चार्ट्स के ऊपर अभी क्या दिख रहा है वो जब मैं आपको बताऊंगा, तब आप इसे बाय करने के लिए टूट पड़ोगे। यही लेवल पे टूट पड़ोगे, यहीं पे थोड़ा बाय करोगे, नीचे आएगा तो और थोड़ा बाय करोगे, और ये आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आएगा ही आएगा। तो चलते हैं पहले हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग करेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर से, जो कि एक स्क्रीनर है। हम लोग इसको स्क्रीनर टाइप समझ सकते हैं, मतलब जहां पे आप ये वेबसाइट को यूज करके आप स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, इंक्लूडिंग अब ये लेवल पे उसका वैल्यूएशन क्या है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, वो सब आपको ये वेबसाइट के ऊपर से पता चल सकता है। इसके ऊपर आप लोग को फाइनेंशियल और सब कुछ भी मिल सकते हैं। आप लोग ये ट्रेंड लाइन को जरूर एक बार चेकआउट करना। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं मेरे लिए यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये। सो जैसे कि आपके सामने ट्रेंड लाइन का ओपन किया है मैंने। सेल, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहले 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डेक्सी के अंदर रिवर्सल आने के चांसेस है। डेक्सी का वो टाइम पे प्राइस चल रहा था $108.9 के आसपास। अभी डेक्सी का प्राइस चल रहा है 105.6 के, 105.6 $105.7 के आसपास चल रहा है। $3 डेक्सी गिर गया है। वो वीडियो में मैंने 5 स्टॉक बताया था। हिंद कॉपर 10% से ऊपर बढ़ चुका है। सेल मैंने वो वीडियो में बताया था, तब वहां पे सेल कुछ 68-69 के आसपास का था, वो भी 73 पे आ चुका है, मतलब उसके अंदर भी एक राइज देखने मिला है। टाटा स्टील वो भी राइज है, हिंदुस्तान जिंक वो भी राइज है, जेएसडब्ल्यू स्टील वो भी राइज है। कोरिलेशन समझिए, डेक्सी बढ़ेगा तो मेटल गिरेंगे, डेक्सी गिरेगा तो मेटल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सो वो लास्ट वीडियो में आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर लेना, मैं उसका डिस्क्रिप्शन ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अभी चलते हैं हम लोग सेल के ऊपर। सेल के ऊपर जैसे कि पहले ही जो मेन चीज दिख जानी चाहिए, इसका वैल्यूएशन स्कोर क्या है। वैल्यूएशन स्कोर मतलब ये प्राइस के ऊपर ये कंपनी हम लोग को कितना वैल्यू दे रही है। जितना ज्यादा वैल्यूएशन स्कोर, उतनी ज्यादा ये कंपनी ये लेवल के ऊपर अच्छा है हमारे लिए। जैसे कि आप देख सकते हो सेल का वैल्यूएशन स्कोर है 91। देखो, सी हाउ गुड वैल्यूएशन स्कोर इज, मतलब जितना ज्यादा वैल्यूएशन स्कोर उतना ज्यादा ये कंपनी ये वैल्यूएशन पे अच्छा है इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए। दूसरी बात, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं जो मेरे लिए करने वाला हूँ वही मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टॉक लग रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की होने वजह से एक ज्यादा कंफर्ट आ जाता है। सो वैल्यूएशन स्कोर 91, 100 पॉइंट्स में से 91 पॉइंट्स इसके वैल्यू करंट वैल्यूएशन को मिला है, मतलब 73.20 रुपीज के ऊपर ये शेयर अफोर्डेबल वैल्यूएशन पे है।
मतलब आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना हो तो ये प्राइस के ऊपर आप ले सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। दूसरा ड्यूरेबिलिटी स्कोर, वो है 85 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 पॉइंट्स। उसका मतलब क्या होता है, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, सी हाउ गुड ड्यूरेबिलिटी स्कोर इज, मतलब जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कंपनी में, मतलब कंपनी में पैसे है, कंपनी लिक्विडेट होने के चांसेस कम है। सो ये चीज तो अपना नॉर्मल हो गया। दूसरा कुछ कमेंट्स है ट्रेंड लाइन के, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, अंडर रेडार है, मतलब अभी तक किसी के रेडार में आया नहीं है, किसी के रेडार में आने से पहले हम लोग अपने रेडार में ले लेते हैं। ये हम लोग का खासियत रहा है, स्नाइपर कम्युनिटी का यही खासियत रहा है। हम लोग ने सबसे पहले मेटल सेक्टर को उठाया, मेटल सेक्टर के स्टॉक्स भी आपको सबसे पहले दिए। निफ्टी में 17,200 भी हमने आपको पहले बताया, निफ्टी में 17,000 तो नेक्स्ट मंथ के पहले ही हिट होने वाला है, वो भी मैंने आप लोग को एक बार चैनल के अंदर अपडेट कर दिया है। सो अब चलते हैं कि ब्रोकर्स होते हैं, मतलब आप जीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक्स है, वैसे ब्रोकर्स होते हैं। तो ब्रोकर के अंदर क्या होता है, वो लोग भी कोई स्टॉक लेते हैं तो उसका एक एवरेज टारगेट देते हैं, मतलब लाइक जीरोधा ने सेल के लिए टारगेट दिया 100 रुपए, शेर खान ने टारगेट दिया 150 रुपए, वैसे सब ब्रोकर्स का एवरेज मिला के होता है एवरेज ब्रोकर टारगेट, मतलब कौन से ब्रोकर ने कितना टारगेट लिया है, दिया है। सो एवरेज ब्रोकर टारगेट हम लोग को दिख रहा है 111.12 ऑन एन एवरेज, मतलब जितने भी ब्रोकर्स ने इसका टारगेट दिया है उसका ऑन एन एवरेज 111.12 का टारगेट है सेल के अंदर, जो यहाँ के प्राइस से 51.80% अप है। 51.80% छोटा रिटर्न नहीं है, रिटर्न तो ये बहुत ही बड़ा हुआ 51%, मतलब आप एक साल में भी ये टारगेट हिट हो गया तो एक साल का 51%, 52% छोटी बात नहीं है। सो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा इससे आगे। हम लोग को ये तो पता चल गया कि ये स्टॉक ये वैल्यूएशन पे अच्छा है, ब्रोकर के टारगेट्स भी अट्रैक्टिव है, यहाँ से 50% मतलब बहुत अच्छे टारगेट्स हो गए। अब इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप मतलब शेयर मल्टीप्लाई बाय शेयर का प्राइस, वो उसका मार्केट कैप हुआ। ये जो इंडस्ट्री है, मतलब स्टील की जो पूरी इंडस्ट्री है उसके अंदर सेल का मार्केट कैप हाईएस्ट है, हाई इन इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा। टाटा स्टील को भी इसने पीछे छोड़ दिया है मार्केट कैप के अंदर, जो है इसका 30,235.4 करोड़ रुपीस का इसका मार्केट कैप है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू कितना है और अभी इसका प्राइस कितना है, जब ये 1 के नीचे हो, मतलब बुक वैल्यू उसकी हो और प्राइस इसकी हो 1:1 हो, मतलब थियोरेटिकली इसको एट पार बोलते हैं। उससे कम हो तो उसको अंडर वैल्यूड कहते हैं, उससे ज्यादा हो तो उसको ओवर वैल्यूड कहते हैं। यहाँ पे 1 से नीचे है, मतलब ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। दूसरी बात, इसका बुक वैल्यू कुछ 130 के आसपास है, अभी प्राइस चल रहा है 73, विच कम्स टू अराउंड 0.6 1 के नीचे है, मतलब अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, हम लोग इसको अभी भी ले सकते हैं। उसके आगे चलते हैं, ये मैंने चार्ट ओपन किया है, इसमें हम लोग ने दो चीज कंपेयर किया है, एक सेल का प्राइस कंपेयर किया और उसके साथ मार्केट लीडर जिसको कहते हैं टाटा स्टील, प्राइवेट स्टील सेक्टर के अंदर मार्केट लीडर हम लोग जिसको कहते हैं टाटा स्टील, ये दोनों को प्राइस को हम लोग ने एनालाइज किया है कि दोनों के प्राइस क्या प्रोपोर्शन में अप डाउन होते हैं, क्या साथ में चलते हैं दोनों, और इसमें क्या होता है। इसमें हम लोग शुरू करते हैं 2006 से लेके अभी तक का पूरा। 2006 में सेल बढ़ा 7%, टाटा स्टील बढ़ा 1%, 1%, उतना कुछ नहीं है डिफरेंस। अब आया 2007, मैं चार्ट के ऊपर मैंने 2007 मार्क किया हुआ, मैं आपको बताऊंगा वो मैंने क्यों मार्क किया है। टाटा स्टील हैज गिवन रिटर्न ऑफ 157%, एक साल में 157%। सेल ने दिया है 378%, मतलब 2:1। टाटा स्टील 10% देगा तो सेल 20% देगा, टाटा स्टील 100% देगा, सेल 200% देगा, वो 2:1 होता है। यहाँ पे है, मतलब अगर सेल बढ़ा 10% से तो टाटा स्टील तो सिर्फ 5% से बढ़ा होगा। वैसे ही ये चार्ट वही बताता है, उसके अंदर हम लोग सिर्फ एक रेशियो निकाल सकते हैं कि अगर टाटा स्टील यहाँ से 10% बढ़ा तो सेल यहाँ से 20% तो एटलीस्ट बढ़ ही जाएगा, ये हम लोग एक
कंक्लूजन इसके अंदर से निकाल सकते हैं। अब आप 2020 के बाद से देखोगे तो सेल उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन टाटा स्टील 62%, 72%, 184%, 260%, 200%। ये क्यों हुआ? 2020 के अंदर टाटा ग्रुप की सभी कंपनीज बहुत हाई वैल्यूएशन पे जा रही थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भी 2200 के आसपास थी, 4500 जाके आई। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो भी उसने हाई लगाया। टाटा कम्युनिकेशन वो भी हाई लगा के आया। टाटा स्टील वो भी हाई लगा के आया। टाटा केमिकल्स वो भी हाई लगा के आया। मतलब जितनी भी टाटा की सब कंपनीज थी वो सब ऊपर गई थी, तो इसलिए टाटा स्टील सेल के मुकाबले ज्यादा ऊपर चली गई थी। ये होता है हमारा दूसरा कंक्लूजन, फंडामेंटली अभी तक कंपनी स्ट्रांग है। अब आगे चलते हैं, आगे फंडामेंटल्स और क्या दिखाते हैं। अब चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट्स हमने यहाँ पे सितंबर 19 से लेके 2022 तक के लिए, मार्च के, क्योंकि अभी के रिजल्ट शायद अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पे सेल में, अभी आने वाले टाइम के अंदर आ सकते हैं। शायद तो आ जाना चाहिए, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ होगा, कोई एरर होगा इसलिए। सितंबर 19 रेवेन्यू 14286.2 करोड़ 2019 सितंबर के अंदर। मार्च 2022 डायरेक्ट जंप लेते हैं, रेवेन्यू डबल्ड, प्राइस भी डबल होना चाहिए, प्राइस डबल नहीं हुआ है, बताऊंगा चार्ट्स के ऊपर। सितंबर 2019 14,000 से लेके मार्च 22 में 31,000, मतलब रेवेन्यू में 2x, 100% कर दिया रेवेन्यू। अब उसके बाद चलते हैं प्रॉफिट्स के ऊपर। प्रॉफिट्स 2019 सितंबर में था -342.8 करोड़, माइनस में था। अभी चल रहा है माइनस को तो पूरा रिवर्स किया, उसके बाद और 6%, मतलब टोटल 7 टाइम्स, मतलब 7 गुना। रेवेन्यू 2 टाइम्स बढ़ा, प्रॉफिट 7 टाइम्स बढ़ा। तो स्टॉक 2019 के कंपैरिजन में तो बढ़ना ही चाहिए, नहीं बढ़ा है। चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा क्यों नहीं बढ़ा है, क्योंकि वहां पे कुछ इंटरनल फंडामेंटल बेसिस के ऊपर कंपनी में कुछ गड़बड़ नहीं था, कुछ ऑपरेटर्स का गेम हुआ है वहां पे, वो भी सब मैं आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाऊंगा, चार्ट्स के ऊपर क्या कुछ हुआ है पूरा। अभी तक फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है। रेवेन्यू 2x कर दिया, 2 साल के अंदर रेवेन्यू 2x कर दिया। 2 भी नहीं, सितंबर 22 नहीं हुआ, ये तो मार्च है, मतलब 1.5 साल के अंदर रेवेन्यू 2x, 1.5 साल के अंदर प्रॉफिट 7x, बराबर। बेसिक ईपीएस सितंबर 2019 ₹2, अभी 29.1, 12x, 10x पकड़ लो, 10-11 पकड़ लो, 10-11x, ईपीएस भी बढ़ गया। शेयर का प्राइस अब तो बढ़ना ही चाहिए, अभी भी नहीं बढ़ा है। सो अब चलते हैं हम लोग उसके आगे। अभी तक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये चीज तो अभी तक तो प्रूव होते हुए आया है। अब चलते हम लोग शेयर होल्डिंग के ऊपर। पहली चीज, ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू है, मतलब इसका मेजोरिटी स्टेक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होल्डिंग्स में होगा। मतलब ये नहीं कि रामनाथ कोविंद इसको ट्रेड करते होंगे, या आप द्रौपदी मुर्मू बन गई है तो वो इसको ट्रेड करेगी, नहीं। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिर्फ नाम होता है, ये पूरा होल्डिंग्स होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट के पास है 66%। एलआईसी गवर्नमेंट की ही अंडरटेकिंग है, 5.7%। डीआईआई है निपॉन इंडिया, निपॉन मतलब कुछ रिलायंस का म्यूचुअल फंड है, 1% होल्डिंग उनके पास है। अब आती है एक चीज जो आपको कल ही इसको बाय करने के लिए मजबूर कर देगी। अब चलते हैं डायरेक्टली एफआईआई की बाइंग के ऊपर। एफआईआई सितंबर 20 में होल्ड कर रहे थे 2.81%, सितंबर 20 में हुआ स्टेक राइज हुआ 3.23%, दिसंबर में और स्टेक राइज हुआ 4.16%, मार्च में और स्टेक राइज हुआ 4.32%, जून में और स्टेक राइज हुआ 5.01%, सितंबर में और स्टेक राइज हुआ 5.38%। अब 2 महीने में आपको स्टेक राइज नहीं मिलेगा, क्यों? मेरे को भी नहीं पता क्यों। उन्होंने दिसंबर 21 में स्टेक बेचा, 0.5% के आसपास बेचा, मार्च 22 में वापस खरीद लिया। बेचा था वो तो पूरा खरीद लिया, लेकिन अभी भी कुछ डेफिशिएंसी बाकी रह गया है। सितंबर 21 में थे 5.38, मार्च में 4.58, मतलब अभी भी 0.8% का स्टेक बाकी है।
अब आया जून। जून मतलब अभी जो फाइन, देखो यहाँ पे जून का रिजल्ट आ गया है, क्वार्टरली रिजल्ट का जून का रिजल्ट नहीं था। मतलब जून का रिजल्ट मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर दे दूंगा, जून के रिजल्ट के अंदर क्या हुआ है जून 22 में। लेकिन अब जून 22 में क्या हुआ है, एफआईएस को भी पता था डेक्सी ऊपर जाएगा तो बहुत ज्यादा नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऊपर डेक्सी के लिए 109 के आसपास बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, वहां से रिवर्स होने ही वाला था डेक्सी। एफआईएस को ये चीज पता थी। एफआईएस भी कुछ तो फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, कुछ तो टेक्निकल करते हो कि उनकी टीम जो होती है वो। तो जनवरी 2022 जो उन्होंने सेबी के पास फाइलिंग्स की, उसके हिसाब से 8.44 स्टेक डायरेक्टली डबल्ड। 4% था, 4.48 डायरेक्ट आ गया 8.5%। मतलब अब तो एफआईएस भी ये कंपनी को बाय करने के लिए तरस रही है कि भाई ये कंपनी के अंदर स्टेक हमको चाहिए ही, ये वैल्यूएशन पे ये कंपनी तो मिलने से रही हमको। एफआईएस का स्टेक राइज 4.58 से 8.44%। 80-90% के आसपास स्टेक राइज होता है, लेकिन हम लोग 100% पकड़ के चलते हैं, उतना कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। डिफरेंस तो बहुत रहेगा, लेकिन हम लोग उतना डिफरेंस नहीं मानते इसको। अब आपके और मेरे जैसे कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं, वो लोग अपना वोट देते हैं यहाँ पर कि सेल को हम लोग बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये पूरा मोस्टली रिटेल का वोटिंग होता है। रिटेल के वोटिंग में अभी तक टोटल 1058 वोट्स पड़े हैं। 80% वोट्स बाय बता रहे हैं, 9% वोट्स होल्ड बता रहे हैं। मतलब टोटल मान लो कि 90%, 89.98% तो बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी दे रहे हैं। 10% है जो सेल दे रहे हैं। 10% कौन होंगे वो भी आपको शायद पता होना चाहिए। जो लोग सेल देते हैं ना, उन लोग के पोर्टफोलियो में सेल होगा ही होगा, तभी वो लोग सेल दे रहे हैं ताकि लोग पैनिक करें, हम लोग और नीचे खरीदे। लेकिन इन्वेस्टर्स अब रिटेल नहीं रहे, अब उनके अंदर भी थोड़ा तो दिमाग आ चुका है कि जब भी पैनिक आए, पैनिक देखो कि वो सपोर्ट तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। सपोर्ट नहीं तोड़ा तो ये पैनिक बाय हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो पैनिक सेलिंग था वो पूरा का पूरा बाय आउट हो जाएगा। तो इसे हम लोग देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जो आपके हमारे मेरे जैसे और आपके जैसे भी जो इन्वेस्टर्स है, उन्होंने भी सेल के अंदर बाय रेटिंग दिया है 80.34%। फंडामेंटली कंपनी के अंदर कोई खराबी नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। सो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स के ऊपर मैं आपको कुछ अलग चीज दिखाऊंगा। 15 साल का एनालिसिस मैंने पूरा निकाला है सेल के अंदर। 15 साल का एनालिसिस मैं आपके सामने रखूंगा। 15 साल का एक ब्रेकआउट भी मैं आपको बताऊंगा। अगर वो ब्रेकआउट के ऊपर 3 महीने टिक गए, मतलब समझो अगस्त के अंदर उसने ब्रेकआउट दिया, सितंबर के अंदर उसने ब्रेकआउट दिया, जनवरी 2023 तक वहां पे टिक गया, तो ये आपको टारगेट देगा वापिस से ऑल टाइम हाई के टारगेट्स। सो बने रहिए। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट चार्ट्स के ऊपर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो। ये पूरा एनालिसिस करने में मेहनत तो नहीं लगती, आपके लिए कर रहा हूँ, कम्युनिटी ग्रो करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन लाइक से मोटिवेशन आता है। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। सो मैंने ओपन किया यहाँ से 2006 से लेके 2022 का चार्ट है, मंथली चार्ट है सेल का। टोटल हुआ 16 इयर्स, लेकिन मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा 16 पूरा 16 इयर्स का बताऊंगा। लेकिन एक्चुअल ब्रेकआउट शुरू हुआ है 2007 से, जो एक फॉर्मेशन बना रहा है जिसका ब्रेकआउट 2022 मोस्ट प्रोबेबली 2023 के अंदर आने का पूरा चांसेस है। सो अब चलते हैं 2006 के अंदर क्या हुआ। थोड़ा पीछे चलते हैं, 2005 2004 से लेके 2006 पे आते हैं। 2003 स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया 64 के लेवल के आसपास, यहाँ पे कर ही लेता हूँ ओपन। चलो यहाँ पे स्टॉक ने दिया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हिट, स्टॉक वापस नीचे, वापस ऊपर क्या ट्राई करने के लिए, रेजिस्टेंस हिट, स्टॉक नीचे, एक और बार ट्राई किया, रेजिस्टेंस हिट, स्टॉक नीचे। 3 बार ये रेजिस्टेंस को छू चुका है 2003 से लेके अब हम लोग पहुंच गए हैं 2005 तक। 2 साल तक रेजिस्टेंस नहीं टूटा।
अब आते हैं 2006 मार्च के अंदर क्या हुआ। 3 रेड कैंडल्स थी, जनवरी दिसंबर रेड कैंडल, जनवरी रेड कैंडल, फरवरी रेड कैंडल। मार्च के अंदर जो फरवरी का कैंडल था वो 64 के लेवल के ऊपर बंद हुआ, मतलब रेजिस्टेंस टूट गया, कंफर्मेशन नहीं हुआ। कंफर्मेशन उसके नेक्स्ट मंथ की कैंडल करेगा। उसके नेक्स्ट मंथ के कैंडल ने क्या किया, उसके नेक्स्ट मंथ के कैंडल ने बुलिश कैंडल दे दिया। बुलिश कैंडल मतलब जो 4 साल की मेहनत थी, 3 साल की, 2003 से लेके 2006 ये लेवल को तोड़ने का, 64 का, एक बुलिश कैंडल ने वो लेवल को तोड़ दिया। अब 3 बार 2-3 साल से यहाँ पे प्राइस अटका है। ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट बड़ा करेगा, छोटा ब्रेकआउट नहीं करेगा। सो ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट ऑलवेज कंपलसरी। अब रिटेस्ट के लिए यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद जुलाई मंथ के अंदर रिटेस्ट टू द लेवल ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस, नाउ सपोर्ट, मतलब यहाँ पे उसने सपोर्ट कंफर्म किया। सपोर्ट कंफर्म करने के बाद ऊपर जाना उसका तय है, कोई उसको रोक नहीं सकता। ब्रेकआउट था, 3 साल का ब्रेकआउट था। जो लोग पूछते हैं मोस्टली 3 साल का ब्रेकआउट, 2 साल का ब्रेकआउट ये बड़ा ब्रेकआउट कहलाता है, 5 साल का ब्रेकआउट उससे भी बड़ा ब्रेकआउट कहलाता है। आप 2 साल 3 साल के ब्रेकआउट के अंदर एंटर हुए ब्रेकआउट के बाद तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो मार्केट के अंदर। इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी यूज करना, 3 साल का ब्रेकआउट है, 1 साल तक होल्ड कर लेना, 1 साल के अंदर भी आपको वो आराम से आपका कैपिटल डबल तो करके दे ही देगा वो। अब जुलाई 2006 के अंदर उसने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद 2007 दिसंबर के अंदर, मतलब हुआ 1.5 इयर्स, प्रॉफिट 356%, मतलब 64 का लेवल से प्राइस चला 293.85 के लेवल के ऊपर, प्रॉफिट 356%, 3.5x। आपने 100 रुपए डाले होते, 356 रुपीज का आपको प्रॉफिट मिलता, टोटल कैपिटल 456। अब उसके आगे चलते हैं 2008। हम लोग को भी पता है 2008 के अंदर क्या हुआ है, लेमन ब्रदर निपट गए। केपी भाई, अपने केपी भाई को तो जानते हो गए, हर्षद मेहता के स्टूडेंट, उनका भी कांड 2008 के अंदर पकड़ा गया था। अब स्टॉक मार्केट गिरा, स्टॉक मार्केट गिरा है तो कोई उसको नहीं रोक सकता, स्टॉक भी गिरेगा। 293 से आ गया 2008। जिसको केपी का फुल फॉर्म नहीं पता है, केपी मतलब केतन पारेख, गूगल कर लेना, बहुत कुछ उसके बारे में जानने को मिल जाएगा। गूगल पे भी ना मिले मेरे को एक मैसेज कर देना, एक वीडियो है अभिषेक भाई का, वह मैं आपको दे दूंगा। वो वीडियो के अंदर उन्होंने केतन पारेख के बारे में पूरा बताया, वो आप देख सकते हो, मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा। सो 293 से लेके 2008 के अंदर वापस प्राइस आ गया 64। अब या तो 64 भी तोड़ देता, 64 टूटता तो नीचे, लेकिन मार्केट है, सपोर्ट तो लेता ही है कहीं पे। 64 पे इसने लिया सपोर्ट, पहले सपोर्ट लिया अक्टूबर 2008, उसके बाद नवंबर 2008 वीक गई नीचे, लेकिन मंथली क्लोज 64 के नीचे नहीं हुआ। मंथली क्लोज देख सकते हो 66.65 पे हुआ है, मतलब 64 के तो ऊपर ही हुआ है। अब वापिस से शुरू हुआ वही रैली, 64 पे शेयर आ गया। अब यहां से शेयर ने लिया वापिस पंप। अब जिन लोग ने वहां पे प्रॉफिट भी बुक किया होता उनको वापिस से 64 के प्राइस के ऊपर तो मिल ही रहा होगा। सपोर्ट भी कंफर्म किया, अब तो वापिस से एंट्री तो बनता ही है। एंट्री बनता है 2008 दिसंबर के अंदर एंट्री थी, 4 जनवरी 2010, मतलब 1 साल 1 महीना, 2 महीना मान लो, दिसंबर और जनवरी, मतलब 2 महीना आपको वापस से ये स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया 312%, 3.12x। 100 रुपए लगाए होंगे, अब तो 100 रुपए नहीं बचे होंगे, अब तो 456 हो गए, समझो उसमें से आपने 400 रुपए लगाए,
1200 रुपए का प्रॉफिट किया होता, टोटल कैपिटल आपके पास आ गया होता 1600। 100 रुपए का शेयर 1600 रुपए, 2007 से लेके 2010, 4 साल के अंदर 100 रुपए कैपिटल 1600, 16x। एक ही स्टॉक है ये तो ऐसा एक ही स्टॉक है। ऐसे स्टॉक में ढूंढने जाऊं तो मार्केट में और बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे आपको। उसके बाद स्टॉक के अंदर बिक वाली शुरू, बिक वाली आते गई, स्टॉक गिरता रहा, स्टॉक पिटता गया। अब हम लोग आ गए वापिस 2021 के अंदर। स्टॉक पीटा मार्च में, तो हमको पता है 2020 में क्या हुआ है। ये है मार्च, जनवरी 20, फरवरी के अंदर, फरवरी एंड में शुरू हो गया था बिक वाली सारी। फरवरी के अंदर 23% स्टॉक डाउन, मार्च के अंदर 35% डाउन, 2 महीने के अंदर 50% अपनी वैल्यू से डाउन। 64 वाला स्टॉक आ गया 32, 50% डाउन। अब 2020 के बाद मतलब जून 20 से सितंबर 20 के बाद स्टॉक मार्केट ने वापस राइज करना शुरू किया। निफ्टी का भी लो आ गया था, 7,500 के आसपास आ गया था निफ्टी भी। सबने रिकवरी शुरू किया, ये स्टॉक ने भी रिकवरी शुरू किया। हम लोग क्या देखते हैं, अपना जो सपोर्ट था वो टूटे, रिटेस्ट हो, तब हम लोग एंटर होंगे। उसके पहले हम लोग एंटर नहीं होते, कंफर्मेशन के बिना हम लोग बाय करते ही नहीं। अब दिसंबर 2020 के अंदर रेजिस्टेंस सपोर्ट जो था अब रेजिस्टेंस बन चुका होगा, 64 के ऊपर बंद हुआ, 74 के आसपास। अब जो लोग ने एंट्री ले ली होती वो लोग नेक्स्ट कैंडल के अंदर बेच के निकल गए होते। क्लोज हुआ 57.65, 64 के नीचे, यहाँ पे फंस गए। दूसरे मंथ की कैंडल बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का क्लोज 76.55 INR, मतलब वापस 64 के ऊपर। अब जो लोग ने इतने में लॉस बुक किया होता, कुछ 6% के आसपास का लॉस होता, वो बुक किया होता। लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि 6% का बुक नहीं करोगे कभी कभी 60% तक का बुक करने का वारा आ जाता है। मतलब लॉस छोटा तो छोटा, अगर आपको कंफर्मेशन के पहले आप निकल रहे हो, कंफर्मेशन के पहले मत निकलना, कंफर्मेशन होने के बाद आप निकल रहे हो तो ऑब्वियसली आप निकल सकते हो कॉस्ट तक का, क्योंकि जब ब्रेकडाउन होता है ना तो वो वापस एक बार रिट्रेचमेंट लेता है अपने कॉस्ट के ऊपर। मतलब अगर आप लॉस बुक ना भी करो तो आप अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी, ब्रेक इवन के पे भी निकल सकते हो। स्टॉक कोई भी स्टॉक ले लो, ऑप्शंस नहीं, ऑप्शंस कभी भी रिट्रेस नहीं होता। स्टॉक ले लो, 100 का सपोर्ट था, उसने तोड़ा, आया 90, 90 के बाद वापस 100 पे टच करने जाएगा, उसके बाद फर्दर फॉल आएगा, उसके बिना फर्दर फॉल नहीं आता। फर्दर फॉल आता है तो वो फेक, मतलब समझ लो कि उतना नीचे नहीं जा सकता वो, मतलब उसको एक्चुअली में उसको नीचे है 70 तक, लेकिन डायरेक्ट कंटिन्यूअस फॉल्स के ऊपर ही वो निकल गया ना तो वो 80-85 के नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां पे बेयर्स थक जाएंगे और बुल्स तो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं। तुम लोग थोड़ा भी डील दो, हम लोग खरीदना शुरू कर देंगे। हम लोग ने खरीदा तो तुम लोग गए, वही दिखाया उन्होंने भी। फरवरी 2021 के अंदर ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट मार्च में नहीं हुआ, रिटेस्ट हुआ डायरेक्ट अप्रैल के अंदर। अप्रैल के अंदर रिटेस्ट हो गया डायरेक्ट 64 का लेवल, ये रहा लेवल, हो गया वापिस रिट्रेच। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 64 वापिस हासिल हो गया, मतलब हम लोग यहाँ से बाइंग पे जाएंगे। बाइंग किए, ये था अप्रैल 21, मई 21 तक 128% प्रॉफिट, 1.28x। अब आपके पास बचे होंगे 1600 रुपए, 6% हटा भी दो, चलो 6% हट गए, बचे 1400 पकड़ लो। 1400 पे 1400 डबल हो गए, मतलब अब हो गए 2800। 100 रुपए का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 2006 के अंदर, 7 के अंदर, वो 15-16 साल में हो गया अब 2800। 2800 मतलब 100 का 2800, 28x 16 साल में, गिन लो एक साल का कितना हुआ। एक साल का फिर भी आपका 1.8%, 1.8x के ऊपर हुआ होगा, मतलब 180% के ऊपर फिर भी आपका प्रॉफिट गया होगा। अब वापिस पे आ जाता है 2022 के अंदर क्या हुआ है। 2022 आप सबको पता है, फॉल हुआ था अपना अगस्त से मेटल के अंदर, क्यों, डेक्सी का 92 का लेवल ब्रेक हो गया था, वहां पे मेटल गिरना शुरू हुआ, डेक्सी बढ़ना शुरू हुआ,
दोनों का इनवर्स कोरिलेशन है, प्रीवियस वीडियो में पूरा बताया हुआ है, इन डेप्थ बताया हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से गिरना शुरू हुआ, वहां पर लेवल था 144 का, आ गया 64, 50% नीचे। अब लोग ऐसा सोच रहे होंगे 50% नीचे हुआ है, चलो बाई कर लेते हैं, लेकिन बाई उस वजह से नहीं है, बाई उस वजह से है जून का फॉल, उसका लो है 64.60, क्लोज है 68, मतलब अभी भी 64 का जो सपोर्ट है, जो 2006 से है, 2006 में भी वो सपोर्ट था, 2009 में भी वो सपोर्ट था, 2021 में वो रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया था, 2022 में भी वही सपोर्ट अभी तक कैरी चल रहा है, 64 का सपोर्ट है। वहां से जुलाई, अब 19 दिन हो गए जुलाई के अंदर, 19 दिन हो गए, 6% तो सिर्फ जुलाई के अंदर है। जब जब स्टॉक गिरता है उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है, दिस इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। ग्रीन कैंडल भी कैसी बनती है वो देखना जरूरी है। ये मंथ के अंदर अभी भी 11 दिन बाकी है, ये मंथ का क्लोजिंग 76 तक, 76 के ऊपर दे देता है तो ये कैंडल बन जाएगा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाएगा, उसकी प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा खा जाएगा ये, मतलब बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं इसको। अब फॉलिंग पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, दिस इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। अब जो मेन चीज है, जो वो लेवल ये इतना देर से समझा रहा हूँ 2006 से लेके अभी तक का, उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट भी है। जिसने चार्ट देखा होगा वो तो समझ गया होगा, 2007 का टॉप, उससे नीचे है 2009 का टॉप, उससे नीचे है 2021 का टॉप, यहां से बनता है डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, नीचे सपोर्ट कंफर्म है 64 का, 4 बार तो उसने टेस्ट वहां पे कर ही लिया है, ये सपोर्ट कंफर्म हो गया। ये होता है डिसेंडिंग ट्राइंगल फॉर्मेशन, 2007 से बना हुआ है, अभी तक वही फॉर्मेशन चल रहा है। अब ये फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कौन से लेवल पे होगा, डेली क्लोज 102 INR, मतलब यहाँ भी चल रहा है 73.20, 100 रुपए के ऊपर, मतलब 102 पकड़ लो, 102 रुपए के ऊपर मंथली कैंडल, अच्छी बुलिश वाली कैंडल उसके ऊपर बंद होनी चाहिए। उसके बाद 3 महीने तक कैंडल उसके ऊपर ही रहनी चाहिए, ग्रीन कैंडल मिली तो और अच्छा है। एक ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कंपलसरी है, तो एक रिटेस्ट वाली कैंडल भी चल जाएगा, रिटेस्ट में विक दे देना, उतना बहुत रेड बेरिश वाली कैंडल मत देके देना, एक विक दे देना, रिटेस्ट कंप्लीट कर लेना। उसके बाद 3 महीने तक 102 के ऊपर ही रहना चाहिए प्राइस, 102 के ऊपर प्राइस रहा, डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो जाएगा। 2007 के बाद पहली बार ये ब्रेकआउट होगा। अब इसका टारगेट क्या बनता है, जब भी ट्राइंगल का ब्रेकआउट होता है तो टॉप से लेके सपोर्ट तक का उसका टारगेट रहता है, वो ये लाइन है, ये लाइन यहाँ पे ले ली, टॉप से लेके सपोर्ट तक उसको ब्रेकआउट पे रख दिया वापस। अब इसके ब्रेकआउट से इसके टारगेट्स क्या बनते हैं, 102 रुपए का स्टॉक पे ब्रेकआउट है, ये फॉर्मेशन के हिसाब से टारगेट बनता है 338, मतलब हमारे पास वापस से एक चांस है कि जो हम लोग 2007-2009 में किए थे उतना बड़ा नहीं, लेकिन 2x का रिटर्न ये स्टॉक अभी भी दे सकता है, ये फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के ऊपर। 2007 के अंदर 350%, 2009 के अंदर 320%, 2021 के अंदर 128%, अब आया 2022 2023, इसके अंदर 214% एक्सपेक्टेड है, अगर ये ट्राइंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिल गया तो हम लोग को। ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट मिलना मेरे को तो एटलीस्ट श्योर लग रहा है, डेक्सी गिरेगा, मेटल्स बढ़ेंगे, मेटल्स बढ़ेगा, 102 तोड़ देगा। इसका 21 का ही हाई देख लो, जहां से गिरना शुरू हुआ था वही 140 रुपए है, तो 102 के ऊपर तो ये क्यों बंद नहीं देगा, 102 के ऊपर तो ये बंद दे ही देगा। मतलब ये हुआ ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, 102 के ऊपर 3 महीने कैंडल उसके ऊपर रहने दो, 102 जैसे ही टूटे एक्चुअल कंफर्मेशन वाले वहीं पे बाई कर सकते हैं। मैंने अभी से बाई कर लिया है क्योंकि मेरे को 64 का सपोर्ट 2007, 2009, 2021 सब में 64 का सपोर्ट है, तो 2022 में भी ये सपोर्ट टिकेगा ही टिकेगा, वैसा मेरे को एक्सपेक्टेशन है। नीचे आया मैं और खरीद लूंगा, मेरे को उसमें टेंशन नहीं है। अब एक्चुअल कंफर्मेशन वाले 102 के ऊपर बाई कर सकते हैं,
वो लोग पहला टारगेट उसका पकड़ सकते हैं 2021 का हाई जो है 150, दूसरा टारगेट ले सकते हैं 2009 का हाई जो है 268, थर्ड टारगेट पकड़ सकते हैं 2007 का हाई जो है 293.85, थर्ड टारगेट रहेगा ये इसका जो गैप है ट्रायंगल फॉर्मेशन का एक्चुअल टारगेट होता है वो होता है 338.15, जिस हिसाब से ब्रेकआउट से 214% का रिटर्न होता है। अभी से गिनने जाओ तो 3x तो हो ही जाएगा। 64 के ब्रेकआउट से ले तो अभी 73 से भी गिनोगे तो 73 और 4 जा 28 मतलब 3x से तो ऊपर ही हो गया, या आराम से 3x से ऊपर हो गया, मतलब 350% तो ये भी दे देगा आपको। 2007 कैन बी रिपीटेड अगेन इन 2023, 350% वापिस से मिल सकता है। ये स्टॉक को छोड़ना मत। अगर आप लोग एनालिसिस से सहमत रखते हो तो ये स्टॉक बाय करना, मेरे कहने पे ये स्टॉक बाय मत करना। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। ये ऐसा एनालिसिस और ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट के अंदर जरूर बताइए, तो मैं ऐसे और वीडियोस लाने के ट्राई करूंगा विथ फुल एनालिसिस। टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल करके, वहां पे आ जाना, ज्वाइन हो जाना। वहां पे मैं वो जो स्विंग ट्रेड्स भी होते हैं वो भी मैं वहां पे शेयर करता रहता हूँ, रोज देता हूँ मैं। बीटीएसटी भी होता है, कोई आता है बीटीएसटी तो वो भी मैं वहां पे शेयर कर देता हूँ। एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर तो कर ही देना। सब्सक्राइब अभी तक किया नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि वो लोग अगर इन्वेस्टिंग में मानते होंगे तो सेल वो लोग अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करे होंगे। अभी भी उनके पास होगा और खरीदने का मन होगा तो वो लोग ये एनालिसिस के बाद और भी खरीद सकते हैं। अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो, अब वापस से नहीं बोल रहा हूँ, आप वो तो लाइक कर ही दोगे। चलो, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।